इकाई 2 परंपरागत दृष्टिकोण। इकाई की रूपरेखा हम पढ़ेंगे, उद्देश्य पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे, तुलनात्मक राजनीति की परंपरागत अध्ययन की विशेषताएं पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे संकीर्ण अध्ययन, स्थिरता, तुलना एवं अतुलनात्मक अध्ययन, वर्णनात्मक अध्ययन, आदर्शपरक अध्ययन, एक विषय या प्रबंधात्मक अध्ययन, विधिपरक या औपचारिक संस्थागत अध्ययन। इसकी आलोचना पढ़ेंगे, महत्व पढ़ेंगे, सारांश पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं उद्देश्य। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हम बता देना चाहते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण में हम परंपराओं वाली दृष्टिकोण की बात करेंगे, जिसमें हम बहुत ही लिमिटेड रहकर बात करेंगे। एक होता है आधुनिक दृष्टिकोण। इसके अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में। आधुनिक दृष्टिकोण जो है बहुत ही व्यापक है। उसमें ढेर सारे पैरामीटर को लेकर चलते हैं और उससे तुलना करते हैं। लेकिन परंपरागत जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही एक दायरे में बंधा हुआ है। उसमें बहुत से जो एकदम आदर्शवाद है केवल उसकी व्याख्या करते हैं। जैसे कि समझ लीजिए कि प्रजातंत्र सरकार, तो प्रजातंत्र सरकार या आदर्शवादी सरकार जो है केवल उन्हीं की तुलना की जाती है। उसमें तानाशाही वगैरह को छोड़ दिया गया है, या उपनिवेशवाद की जो भी रहे हैं उनको भी छोड़ दिया गया है। तो परंपरागत जो दृष्टिकोण है वो बहुत लिमिटेड है और आधुनिक दृष्टिकोण है बहुत ही व्यापक है। इस बेस पर हम इसको समझेंगे और बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए उद्देश्य से स्टार्ट करते हैं। अध्ययन के किसी भी अनुशासन के प्रति जहाँ एक परंपरागत दृष्टिकोण होता है, वहीं उसकी अद्यतन विकास से जुड़ी आधुनिक दृष्टिकोण भी होती है। इस इकाई का उद्देश्य तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के परंपरागत दृष्टिकोण का अर्थ है एवं स्वरूप एवं वैशिष्ट्य स्वरूप से प्रस्तुत करना है। परंपरागत दृष्टि से कुछ संकीर्णताएं, जड़ताएं तथा आदर्शपरक सीमाएं होती हैं, जिन्हें स्पष्ट करना इस इकाई का उद्देश्य में शामिल है। इसकी प्रस्तावना पढ़ लेते हैं। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का पुराना और लंबा इतिहास रहा है। राजनीति संस्थाओं, संविधानों, सरकारों आदि के तुलनात्मक अध्ययन की प्रवृत्ति उतनी ही पुरानी है जितनी विचारों में लिखित इतिहास का क्रम। तो इसका स्टार्टिंग जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसका स्टार्टिंग तो बहुत आदिकाल से ही स्टार्ट हो गई थी। जब से लिखना इस इंसान ने स्टार्ट किया तब से ही ये परंपरागत दृष्टिकोण आ गई थी। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण जो था वो बाद में पाश्चात्य संस्कृति का जब विकास हुआ, जब यूरोप वगैरह में बड़े बड़े लीडर्स आए, तब से स्टार्ट हुआ है। तो तुलनात्मक राजनीति उनकी प्रवृत्ति, उनकी विचारों लिखित इतिहास क्रम है। अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं की स्थापना और विकास ने राजनीतिक चिंतकों एवं राजनीति शास्त्रियों को सदैव ही तुलनात्मक राजनीति के लिए प्रेरित किया है। तुलनात्मक अध्ययन के सहारे सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक व्यवस्था की खोज के लिए वह हर युग में प्रेरित होते रहे हैं। अरस्तु ने जहां सबसे पहले 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया, वहीं आगे चलकर पोलिबियस, सिसरो, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू ने से मार्क्स तक अनेक राजनीतिक दर्शनकारों ने निष्कर्षों तक पहुंचने में ऐसे अध्ययन का सहारा लिया। इस प्रकार की शासन व्यवस्था की कभी और कहीं सफलता और कहीं असफलता या दोनों भिन्न तरह की राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन कर राजनीतिक संस्थाओं, आदर्शों, मूल्यों एवं व्यवस्थाओं के श्रेष्ठ स्वरूपों का ज्ञान अर्जित करने की कोशिश हमेशा होती रही है। राजनीतिक विकास एवं बदलाव के साथ राजनीतिक व्यवस्थाओं में जटिलताएं भी आती गई और उन सभी के बीच तुलनात्मक अध्ययन की विधि, उपकरणों एवं तकनीकियों आदि में भी बदलाव आता रहा। इन उपागमों का अध्ययन दो रूप में परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण के साथ होता है। अध्ययन के आरंभिक या उसके बाद के युग से जुड़े उपागमों को परंपरागत दृष्टिकोण कहा गया। तो अध्ययन के जो आरंभिक और उसके थोड़ा बाद के युग के जुड़े उपागमों को हम परंपरागत दृष्टिकोण के अध्ययन जानते हैं। तुलनात्मक राजनीति का परंपरागत दृष्टिकोण सरकारों के ढांचे, उनके संवैधानिक और औपचारिक संगठन के इतिहास, वर्णनात्मक एवं वैधानिक अध्ययनों का संकुचित रहा है। इसमें समस्याओं का समाधान देने वाले व्याख्यात्मक एवं विश्लेषणात्मक सामान्य निष्कर्षों के निष्पादन की वह प्रतिबद्धता नहीं परिलक्षित होती जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखी जाती है। तो इसमें बहुत ही व्याख्या नहीं की जाती है, बहुत ही विश्लेषण नहीं किया जाता है, क्योंकि इतने टूल्स अपनाए ही नहीं जाते जो कि आधुनिक में अपनाए जाएंगे। बार्कर, लास्की, फेडरिक और फाइनर जैसे लेखक अथवा
ऑग एंड जिंग की मॉडर्न फॉरेन गवर्नमेंट, मुनरो की द गवर्नमेंट इन इंग्लैंड एंड अमेरिकन प्रेसिडेंसी जैसे पुस्तकों की गणना परंपरागत अध्ययन की कोटि में ही की जा सकती है। यह सभी अध्ययन विदेशी राजनीतिक प्रणालियों के स्वरूप के अध्ययन तक ही सीमित रहे हैं। दूसरी ओर परंपरागत तुलनात्मक राजनीति अध्ययन पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्थाओं तक ही सीमित रहा है। इसमें नवोदित राजनीतिक प्रणालियों के अध्ययन का दायित्वबोध दृष्टिगत नहीं होता है। तो क्या है, पश्चिमी दो यूरोप वासियों में जो एक लिमिटेड उन्होंने बना के रखा था, केवल वहीं तक सीमित रहे। नवोदित राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन दायित्वबोध दृष्टिगत नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत अध्ययन की विशेषताएं क्या है। तुलनात्मक राजनीति की परंपरागत दृष्टिकोण आपके समक्ष उपयुक्त विश्लेषण से यद्यपि अपने स्वरूप को स्पष्ट करता है, लेकिन उसकी कुछ आधारभूत विशेषताओं के द्वारा उसे और अधिक सुस्पष्ट किया जा सकता है। तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण से जुड़े चिंतकों ने जो स्थापनाएं एवं तुलना की पद्धति प्रस्तुत की, उनमें इस उपागम की कुछ आधारभूत विशेषताएं चिन्हित की जा सकती हैं। पहला है संकीर्ण अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति का तुलनात्मक एक संकीर्ण अध्ययन है। जब ज़्यादा पैरामीटर्स नहीं होंगे जज करने के लिए, तुलना करने के लिए, तो वो संकीर्ण अध्ययन हो जाएगा। वस्तुतः परंपरागत दृष्टिकोण से जो अध्ययन हुए, उनसे ही इस दृष्टिकोण की संकीर्ण स्थिति सामने आती है। ऐसे चिंतकों या विद्वानों ने अपने को कुछ यूरोपीय देशों या इक्का दुक्के उपनिवेशों के अध्ययन तक, मतलब यूरोपीय देश जो थे या इक्का दुक्का उपनिवेश जो थे, जिनमें से अमेरिका हम कह सकते हैं, बस तक के अध्ययन ही सीमित रहा। बहुत ज़्यादा और उपनिवेश जो राज्य यूरोप के थे, उनकी भी व्याख्या नहीं की गई है और ना ही तानाशाही की व्याख्या की गई है। उन्होंने उसको लायक ही नहीं समझा कि जो आदर्शवाद में नहीं ढांचे में आ रहा है, उनको उन्होंने तुलना करने योग्य ही नहीं समझा। और आधुनिक वाले में तो पूरा एकदम ढांचागत उसका जितना भी पैरामीटर हो सकता है उसको उससे तुलना की जाएगी। इस तरह वह पश्चिमी शासन प्रणालियों का संकीर्ण परिधि में ही घिरे रह गए। कुछ हद तक उन देशों को उन्होंने अध्ययन के दायरे में लिया जिन पर यूरोपीय संस्कृति एवं भाषाओं का प्रभाव रहा। ऐसे राज्यता मुख्य अमेरिकी हैं। शेष विश्व को उन्होंने शायद राजनीतिक व्यवस्था के तुलनात्मक अध्ययन के योग्य ही नहीं समझा, जबकि इनके साथ तुलना के कौतूहलपूर्ण एवं अभिनव आयाम उभर रहे थे। जैसे तानाशाही में हिटलर वगैरह थे, तो कौतूहलपूर्ण था वहाँ पे। कहने का मतलब यहाँ ढेर सारे आयाम थे, लेकिन इसको उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया। उन्होंने इसकी व्याख्या करने से इनकार कर दिया, उन्होंने अपने दृष्टिकोण में रखा ही नहीं। इस तरह परंपरागत दृष्टिकोण पश्चिमी देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं तक संकुचित रहा और कुल मिलाकर एक सांस्कृतिक समूह से जुड़े राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन ही बनकर रह गया। पश्चिमी देशों के तुलनात्मक राजनीति के अध्येता विद्वान आदर्शवादी लक्ष्यों से प्रेरित होने के कारण भी एक संकीर्ण दायरे में बंधकर अध्ययन करते रहे। पश्चिमी देशों की जो तुलनात्मक राजनीति है, वो आदर्शवादी लक्ष्यों से प्रेरित होने के कारण ही संकीर्ण दायरे में, क्योंकि वो एक लिमिटेशन बना के रखे थे, इसलिए वो संकीर्ण दायरे में रहेंगे। वे लोकतंत्र के आदर्श से अनुरक्त थे, लोकतंत्र के आदर्श में एकदम सराबोर थे कह सकते हैं। और पश्चिम लोकतंत्रों की तुलना के अध्ययन में जहाँ उन्होंने रुचि दिखाई, वहीं उसी दौर के पश्चिमी देशों की तानाशाही को, मतलब वहाँ पर तो रुचि दिखाई, लोकतंत्रों में रुचि दिखाई, लेकिन तानाशाही में रुचि नहीं दिखाई। उन्होंने अध्ययन योग्य नहीं समझते हुए उसकी उपेक्षा की। तानाशाही को उन्होंने अध्ययन योग्य नहीं समझते हुए उसकी उपेक्षा की। शायद पथभ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन को वह अनौचित्यपूर्ण एवं अनावश्यक मानते थे और इस तरह राजनीतिक इतिहास के यथार्थों से कटकर वह कहीं न कहीं आदर्श की खोज में उलझे रहे। अब हम पढ़ेंगे स्थिरता। उपयुक्त संकीर्ण प्रकृति के कारण तुलनात्मक राजनीति के परंपरावादी दृष्टिकोण में अध्ययन की गत्यात्मकता प्रकृति की जगह स्थिरता में विशेषता दिखाई है। जब लिमिटेशन होगा, पैरामीटर्स कम होंगे, तो एक दिशा नहीं मिलेगी, एक गति नहीं मिलेगी, वस्तुतः स्थिर रह जाएगा। ये वस्तुतः विकास एवं गत्यात्मक के तत्वों को इस परंपरागत अध्ययन में उपेक्षित किया गया है, जिससे इस अध्ययन एक तरह का जड़त्व आ गया है। जड़त्व मतलब शून्यकरण।
एकदम ठहराव आ गया है। यहाँ तक कि शासन सत्ताओं में परिवर्तनों में भी परिवर्तनकारी गत्यात्मकता तत्वों को तलाशने की कोशिश नहीं की गई है। शासन सत्ता में भी गत्यात्मकता गति को तलाशने की कोशिश नहीं की है। महज लोकतंत्रों के दायरे में ही सीमित रहकर तुलनात्मक अध्ययन की संकीर्णता में बंधे रहना इस तरह के जड़त्व का मुख्य कारण है। यह कानूनी दृष्टि से राजनीतिक संस्थाओं में शासन शक्ति के वितरण के अध्ययन तक स्थिर अध्ययन दृष्टि है। अतः ऐतिहासिक विकास क्रम में वह महज संवैधानिक धाराओं के अध्ययन तक सीमित है। दबाव समूह, जनमत चुनाव, राजनीतिक व्यवहारों आदि के गत्यात्मक पक्षों के अध्ययन की उसमें उपेक्षा नजर आती है। अब हम पढ़ेंगे तुलना का अतुलनात्मक अध्ययन। तुलना का अतुलनात्मक अध्ययन क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें तुलना करने योग्य कोई चीज़ था ही नहीं ज़्यादा। जब ज़्यादा पैरामीटर नहीं है जज करने को, तो इसे हम तुलना का अतुलनात्मक अध्ययन करेंगे। आप ध्यान दें तो नज़र आएगा कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का परंपरागत दृष्टिकोण तुलना का अध्ययन होते हुए भी वस्तुतः एक अतुलनात्मक अध्ययन ही कहा जा सकता है। इसका कारण यह है कि इस तरह के अध्ययन में जो भी तुलनाएं करने की कोशिश की गई वह वस्तुतः तुलनात्मक कम वर्णनात्मक प्रस्तुत अधिक है। मतलब इसमें किसी एक दायरे में रहकर, जैसे लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक के दायरे में रहकर या आदर्शवादी में दायरे में रहकर ही केवल वर्णन व्याख्या की गई है बस, और उसमें कोई विश्लेषण नहीं किया गया है। यद्यपि वर्णित तथ्य कई राज्यों की राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें तुलना जैसा कुछ स्पष्ट प्रतीक ही नहीं होता है। शायद यह तुलनात्मक ढंग से प्रस्तुतिकरण की सही एवं सटीक पद्धतियों के अभाव का द्योतक है। परंपरागत अध्ययन में सही अर्थों में तुलना प्रकृति के अभाव का मुख्य कारण यह रहा है कि ऐसे अध्ययन प्रायः एक देशीय रहे हैं अथवा अधिक से अधिक दो देश तक ही सीमित थे। परंपरागत दृष्टिकोण के अध्येता मानते हैं, मतलब इसको फॉलोअर या आगे की ओर ले जाने वाले परंपरागत दृष्टिकोण को मानते हैं कि तुलना के लिए देश ही पर्याप्त इकाई है। दूसरा प्रमुख कारण यह रहा कि परंपरागत तुलनात्मक अध्ययन संवैधानिक दायरे तक ही संकुचित रहा। एक राज्य की संवैधानिक व्यवस्था का वर्णन और फिर दूसरे की संवैधानिक व्यवस्था का वर्णन प्रस्तुतिकरण की समांतर कोशिश से तुलना का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। मतलब किसी एक देश का संवैधानिक और फिर दूसरे देश की संवैधानिक दोनों का वर्णन कर दिया और उसे समान दृष्टि से देखने लगे। इसमें समान कुछ परिवर्तन देख रहे थे। तो तुलना का उद्देश्य जो समानताओं एवं असमानताओं को चिन्हित कर समान निष्कर्षों तक पहुंचना, ऐसी स्थिति में परंपरागत तुलनात्मक अध्ययन सही अर्थों में तुलना के नाम पर अतुलनात्मक अध्ययन के रूप में ही प्रस्तुत होता है। तीसरा कारण यह रहा कि परंपरागत तुलनात्मक दृष्टिकोण एक ही तरह की संस्थाओं का समांतर अध्ययन की कोशिश करता है। एक ही तरह की संस्थाओं का समांतर अध्ययन, जब एक ही तरह की संस्थाओं का अध्ययन करेगा तो एक ही तरह के रिजल्ट आएंगे। तो जब उसमें भिन्नता नहीं होगी तो तुलना कैसा होगा? तो यहाँ तुलना समान ही नहीं, असमान संस्थाओं के भी तुलनात्मक अध्ययन की अपेक्षा करता है। कुल लोकतंत्रों की विधायिका सभाओं या कार्यपालिकाओं की तुलना को ही तुलनात्मक अध्ययन मान लेना यह भ्रांत दृष्टि है। उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि तुलनात्मक राजनीति का परंपरागत उपागम वस्तुतः मात्र वर्णनात्मक होने के कारण अतुलनात्मक प्रकृति का है। अब हम पढ़ेंगे वर्णनात्मक अध्ययन। उपयुक्त तथ्यों से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि तुलनात्मक राजनीति का परंपरागत उपागम तुलनात्मक से अधिक वर्णनात्मक प्रकृति का है, जिसमें केवल वर्णन किया गया है। फलतः यह सामान्य निष्कर्षों तक नहीं पहुंच सकता जिससे समस्याओं का समाधान हो सके और उसके कारणों की सही व्याख्या एवं विश्लेषण में इस अध्ययन के निष्कर्षों का उपयोग हो सके। अपने वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण में यह दृष्टिकोण जिन शासन प्रणालियों की समानताओं एवं असमानताओं को स्पष्ट करता है, उनके कारणों एवं उनके समस्याओं के निदान की हद तक वह उपादेय नहीं बन पाता है। वर्णनात्मक भूमिका में भी वह ऐतिहासिक एवं विधिक पद्धतियों से बंधे रहे, सिद्धांतों की निष्कर्ष निकालने वाली स्थापना और राजनीति परिकल्पनाओं की परीक्षण के आधार पर उभारने में वह उपागम नाकाम रहा है। अब हम पढ़ेंगे आदर्शपरक अध्ययन। आदर्शपरक अध्ययन से मतलब केवल आदर्श, किसी एक आदर्श में ही रहकर रह गया।
तो उपयुक्त विवेचना से यह विशेषता स्वतः उभरती है कि तुलनात्मक राजनीति का परंपरागत अध्ययन एक आदर्शपरक अध्ययन है। आदर्शच्युत राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन की इसमें जहाँ उपेक्षा हुई है, वहीं आदर्शात्मक व्यवस्थाओं के अध्ययन पर जोर दिया गया है। उस दौर के यूरोपीय राजनीतिक की क्षितिज पर लोकतंत्र का उगता सूरज लोगों की आशा भरी निगाहों के केंद्र था। उस समय यूरोप में लोकतंत्र उभर रहा था, तो लोकतंत्र के उदय एवं विकास से अभिभूत उस वातावरण में लोकतांत्रिक आदर्शों के अध्ययन की प्रतिबद्धता तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में बहुत स्पष्ट रही है। इटली या जर्मनी में लोकतंत्र का सूर्य यदि अधिनायकवाद के मरुस्थल में जा फंसा था, तो परंपरागत तुलनात्मक राजनीति की अध्येता उसे संक्रमणकालीन विचलन मात्र मानते हुए तुलनात्मक अध्ययन के लिए अनुपयुक्त मानते थे। फिर से हम पढ़ेंगे, यदि अधिनायकवाद मतलब होता है कि तानाशाह के मरुस्थल में जा फंसा था। इटली या जर्मनी में लोकतंत्र का सूर्य यदि तानाशाह के मरुस्थल में जा फंसा था, तो परंपरागत तुलनात्मक राजनीति की अध्येता उसे संक्रमणकालीन कहते हैं, विचलन मात्र मानते हुए कि ये तो संक्रमित हो गया है, इसका अध्ययन नहीं किया जाएगा। यह आदर्शवादिता की प्रतिबद्ध अभिव्यक्ति थी जो तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत अध्ययन में नजर आती है। सच बात तो यह है कि आदर्शों से प्रेरित इन अध्येताओं ने भले ही फांसी एवं नाजी शासन प्रणालियों के प्रयोगों के अध्ययन को अनौचित्य एवं अनावश्यक माना हो, लेकिन राजनीतिक व्यवस्थाओं के इतिहास में इसके अध्ययन के महत्व को नहीं नकारा जा सकता है।